वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम ब्रेक पर जाने से पहले आज के दिन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। सन 2022 9 अप्रैल का दिन, जिस दिन खान साहब की हुकूमत को तहरीके अदम एतमाद के जरिए गिराया गया था, उनको घर भेजा गया था, वो अपनी डायरी उठा के यहां से निकल गए थे और उसके बाद सिचुएशन, रेस्ट ऑफ स्टोरी आप सबको पता है। अब हम कुछ बात करेंगे लॉ एक्सपर्ट से भी कि उस दिन को असल में जो हुआ था वो क्या बिल्कुल एक लॉफुल काम था या उसके ऊपर जो रिजर्वेशंस उठती रही, सवालात उठते रहे, कानूनी नुक्ता नजर भी। और फिर हमने देखा कि बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग किस्म का पैनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉयर्स की टीम की जानिब से भी सामने आया था। उनका क्या ओपिनियन था। अब उस वक्त की जुडिशरी और आज जब अमेंडमेंट भी मंजूर हो गई है और हम एक बिल्कुल अलग रुख देख रहे हैं जुडिशरी का, जिसके ऊपर बड़ी रिजर्वेशंस भी हैं हमारी लॉयर कम्युनिटी को, जुडिशरी को। तो आफ्ताब बाजवा साहब सीनियर कानूनदान है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। और साथ ही हमारी बेहतरीन साथी दोस्त आसमा वदूद साहिबा सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आसमा। थैंक यू सो मच। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के दिन पर बात करना इसलिए भी जरूरी है कि आज हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो छोटी सी चीज के ऊपर इतना इशू क्रिएट करती है और वो कहती है कि हमारे पास राइट्स हैं कि हम बात करें, हमें निकलना है, हम आवाज उठाते हैं हर मसाइल के ऊपर। तो आज खुद अपने लिए हमने उनको निकलते हुए नहीं देखा कि आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था उनके लिए, उनकी जमात के लिए। तो बाजवा साहब, सवाल आपसे पहले ये है कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं उस वक्त के तमाम कवानीन के हवाले से कि ठीक है, एक वाहिद वजीर आजम है इमरान खान साहब, जिनको कहा जाता है कि मुकम्मल इख्तियारात के साथ, पूरे एक तरीके के साथ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई उनके खिलाफ, लॉफुली एक्ट करते हुए वो निकले हैं अपने इक़्तिदार से। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और आज की जुडिशरी को, आज के लॉ सिस्टम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब इमरान खान को निकाला गया था उस जो इसी के हालात थे वो टोटली ही आप मुख्तलिफ हालात थे। उस वक्त हमारी जो है जुडिशरी कम से कम कुछ ना कुछ 50% तो आजाद थी। अच्छा। और कुछ फैसले भी कर रही थी। रात को बैठ के उन्होंने फैसले किए, रात सारी लगा के अदालत की। उस वक्त रात को बैठ के वो जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी, उस पर एक जजमेंट आ गई, फिर दोबारा फिर अदम एतमाद हुआ। और देखने वाली बात यह थी कि उस वक्त हालात क्या थे अदम एतमाद लाने के। अदम एतमाद लाने वाले कौन लोग थे? वो मेंबरान कौमी असम्बली या सेनेट के लोग नहीं थे, वो एस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के अदारे हैं, ये अदम एतमाद लेके आ रहे थे, जिसकी वजह से इमरान खान को जो है अदम एतमाद का सामना करना पड़ा था। लेकिन देखिए, जब कमजोर हुकूमत बनती है तो उसमें कुछ इत्तेहाद शामिल कर दिए जाते हैं, जिस तरह MQM का इत्तेहाद है, जिस तरह काफ लीग का एक इत्तेहाद था, कुछ इस तरह और ग्रुप्स भी थे, जैसे मौलाना फजल रहमान का ग्रुप है जो ब्लैकमेलिंग पे उतर आते हैं। फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के जो इशारों पे चलते हैं, खुद उनका अपना माइंड काम नहीं करता, वो जो इशारे पे चलने वाले लोग हैं, फिर उन इशारों पे चल के अपना एक डिसीजन जो भी होता है वो जाके पार्लियामेंट में दे देते हैं। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा जो 26 आईनी तरमीम हुई, वहां पे आपने देखा कि उस वक्त वजीर कानून आजम वजीर तारड़ के पास जो था वो कागजात ही नहीं थे तरमीम के। उनसे गफूर हैदरी साहब, मौलाना फजल रहमान के स्पोक्स पर्सन है, वो बाहर निकल रात को 9 बजे बता रहे हैं कि जनाब हमें तो पता ही नहीं है तरमीम है क्या, कहाँ से आनी है, किसने बनाई है, कहाँ। हालांकि देखिए, हर कवानीन का, कानून का एक रास्ता होता है, तरीकाकार होता है, एक ज़ाब्ता होता है जिसके तहत कानून और आइन के अंदर कोई तरमीम करनी हो। हर अदारे ने अपना काम करना होता है। लेकिन नहायत ही अफसोस के साथ इस वक्त हमारे जो अदारे हैं उनमें एस्टेब्लिशमेंट वाले अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी वाले अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इनका क्या तल्लुक वास्ता है कि वो अदालतों के अंदर मुदाखलत करें या सेनेट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर ये लोग मुदाखलत करें अपने बनाए हुए कवानीन भेज के। अब देखें, पीका का कवानीन आ गया, आप ताकि सहाफत तबाह करके रख दी सारी की सारी, लोगों को असल हकायक ना पता लग सके। एक बात मैं बता दूं, अल्लाह ना करे हम देखें, अभी जो जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी इंसिडेंट के 200 से ज्यादा जो हमारे फौजी जवान शहीद हुए उनकी लिस्ट नहीं दे रहे। मैंने ये भी लेटर लिखा है आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली को कि भाई हमें राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम ये काम कर सकते हैं। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट
1913 ये कहता है जो भी इंफॉर्मेशन। लेकिन बाजवा साहब, आपकी बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करने की मैं जरूरत करूंगी कि अगर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट हमारे पास मौजूद है, या हम बात करते हैं आजादाना इजहार राय की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जिसकी हामी मैं भी हूं, लेकिन सर उसके अंदर भी तो कोई लिमिटेशंस है ना। हमें फिर भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और अराउंड द वर्ल्ड हम फॉलो करते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा स्पेसिफिकली क्यों होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका जो दिल आ रहा है वो सोशल मीडिया पर लिख रहा है इदारों के खिलाफ, शख्सियात के खिलाफ? सर यहां पर भी तो फिर बात करनी बनती है ना। नहीं, मैं इस हद तक तो आप पे जो है आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमारे जो जर्नलिस्ट हजरात हैं उनका क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे जर्नलिज्म एक सब्जेक्ट जो है जो 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान के अंदर, अब उसमें लोग एमए भी कर रहे हैं, उसमें डिग्रियां भी ले रहे हैं, उस पर कोर्सेज भी हो रहे हैं। ऐसे जिन लोगों के पास जर्नलिज्म की डिग्री हो उन लोगों को जो है बकायदा तौर पर प्रेस क्लब वाले, जिस तरह मैं ला का इम्तिहान देता हूं, लॉ पास करके मुझे गैट टेस्ट हमारा पंजाब बार काउंसिल लेती है, फिर मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो मुझे सुप्रीम कोर्ट, हमारी एक बॉडी बनी हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल हैं, वो हमारा इंटरव्यू दे के हमें लाइसेंस इश्यू करते हैं। इसी तरह सहाफियों का भी लाइसेंस जो है, इनकी जो है बॉडी होनी चाहिए जो उनको लाइसेंस इश्यू करे, उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। ये कि जो बंदा उठे जो बात कर दे मुल्क के खिलाफ कर दे। अभी आपने देखा होगा अभी वी लॉगर्स के खिलाफ मैंने एक मुहिम शुरू की हुई है, जो देखे कभी वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ जनाब उसकी तस्वीर किसी के साथ मिला रहे हैं, और यहाँ तक कि उस वी लॉगर का मैंने इंटरव्यू सुना, वो कहता है किसी ने भी किसी माँ बहन की तस्वीर किसी शख्स के साथ बनवाने में बड़ी जबरदस्त बात की है। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी डायरेक्शन में आपने पॉइंट रेज किया है। हमारे साथ आसमा वदूद साहिबा भी मौजूद हैं। आसमा, उस वक्त की जब हम बात कर रहे हैं ना कि खान साहब आए, खान साहब की गवर्नमेंट आई, बड़ी अच्छी बात है, लोगों ने उनको वोट दिया, वो जैसे भी आए, जाहिर है हम तो कोई पॉलिटिकल कमेंट उस पर नहीं करेंगे, लेकिन 2018 के बाद से इस चीज को आपने बड़ी अच्छी तरीके से एक्नॉलेज किया होगा कि मीडिया पर्सनल्स, मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेस, अखबारात और बाकी सब चीज़ों को ना एक अलग डायरेक्शन में पुश कर दिया गया था। अब वो वाला दौर हमने देखा चेंज होता हुआ, बिल्कुल चेंज होता हुआ, 2018 से पहले का मीडिया और 2018 के बाद का मीडिया, और आज जब हम 2025 में बैठे हुए हैं तहरीक अदम एतमाद के बाद, हुकूमतों की फॉर्मेशन के बाद, तो इसका आप किस तरह से एनालिसिस करेंगी, डिफरेंस आप किस तरह से सामने लेकर आएंगी कि ये क्या है जिसके अंदर आज हम रह रहे हैं? देखिए जी, जो खान साहब की हुकूमत तब्दील की गई थी ना, जिसका आज हम उसकी एक रिव्यू देना चाह रहे हैं, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो टर्निंग पॉइंट एक हो सकता है ना कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का, वो दिन था। राइट। क्या आपको याद है कि उस दिन किस कदर एग्जाइटी थी लोगों को कि 12 बज गए और ये तहरीके अदम एतमाद अगर ना की गई तो कॉन्स्टिट्यूशन टूट जाएगा और आई डोंट नो हैवक आ जाएगा। उसके बाद टाइम में हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मुमकिन आप जिस तरह चाहे मोड़ दो, और लोग देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। अदलिया का फैसला था जी, अदलिया का फैसला ओवरटर्न नहीं हो सकता। अदलिया का फैसला अगर ओवरटर्न हो गया तो खान साहब से पता नहीं क्या अल्टीमेट सिन हो जाएगा, और उसके बाद कैसे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी चलेगी। आज क्या हो रहा है, कौन सा अदलिया का फैसला ऐसा है जो वैलिडेट होता है? कोई वैलिडेट होता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। 26वीं तरमीम के साथ आपका पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादें हिला दी गई। आपकी जुडिशरी इतना क्या कहते हैं बिनाइन कर दिया गया कि अब वहां पे लोगों हाजिरी देना जो है वो उनके लिए एक बहुत ही क्या कहते हैं आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एक काम होता है। तो हम तो एक मुख्तलिफ दुनिया में रह रहे हैं। मीडिया के साथ वाकई बहुत मुख्तलिफ एटीट्यूड रहा, वो उस तरह से प्रिविलेज नहीं किया गया जिस तरह आज हो रहा है। लेकिन आज जो प्रिविलेज हो रहा है और जिस तरह से एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से लोगों की वो जैसे हमारी इस्लाम बुक हुआ करती थी जब हम छोटे थे, अखबारात में इश्तिहारात आ रहे हैं, तो ये सब कुछ वाकई बहुत यूनिक है। ये वाकई एक हम कंटेम्प्रेरी क्या कहते हैं रेवोल्यूशनरी पाकिस्तान में है, जो इससे पहले हमने नहीं देखा, लेकिन रेवोल्यूशन ऑन द अदर साइड है। वो दिन और वहां से आगे का पाकिस्तान, देयर हैज बीन अ डोमिनोज इफेक्ट इन ऑल द डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में सारी आपकी डेमोक्रेटिक जो एक आपका फ्रेमवर्क है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी जुडिशरी, इवन आपकी एस्टैब्लिशमेंट, हर चीज में आपकी गवर्नमेंट जो है आपकी एस्टैब्लिशमेंट को लाके इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग खड़ा कर देती है। और व्हाटएवर द कंस्पिरेसीज आर, मगर ये दोनों एंटिटीज इकट्ठी चल रही है ना, लेकिन आप एक
पे और दूसरा पहले पे अपना बोल डाल रहा होता है। तो पाकिस्तान बहुत डिफरेंट है, मीडिया भी बहुत डिफरेंट है, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड। नए पाकिस्तान में रह रहे हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अभी आपने क्वेश्चन किया था जर्नलिज्म के बारे में। लेकिन आसमा साहिबा एक कंसर्न ये भी रेज होता है ना कि अब आपने एक जर्नलिस्टिक अप्रोच को, जर्नलिस्टिक जो हमारा एक फ्रेमवर्क था, काम करने का जो तरीका था, आपने उसको बिल्कुल बदल के रख दिया है। तो आप क्या इसके हक में हैं? जो अभी हमें टाइमलाइंस दी गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, लिमिट्स हमें बताई गई है ना। अब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये बहुत सारे मुल्क इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हमारे लिए क्योंकि नया है और नई चीज जो भी होती है वो थोड़ी देर के लिए हमें तकलीफ जरूर देती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आसमा वदूद साहिबा का ओपिनियन क्या है इसके ऊपर, कि वो इसको सपोर्ट कर रही हैं जो अभी चल रहा है। आप पीका के हवाले से बात करेंगे। देखिए जी, अकाउंटेबिलिटी जो है ना, अकाउंटेबिलिटी तो किसी भी सूरत में गलत नहीं हो सकती। हम जब एक बहुत ही जिम्मेदार प्रोफेशन में, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी कम्स विद द पैकेज। लेकिन यहाँ पे एक बात भी देखिए ना कि फ्रीडम ऑफ ओपिनियन हम जिस दुनिया में है, ये पाकिस्तान नहीं, जिस दुनिया में है वहां पे जो आपका इंडिविजुअल पर्सनल जर्नलिज्म है उसको रोका नहीं जा सकता। अब उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज में उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? उनकी जुडिशरी स्ट्रांग, लोगों के राइट स्ट्रांग है। बिल्कुल। अगर कोई मेरे बात करता है तो मेरे पास ये राइट है कि मैं अपने आप को जाके डिफेंड कर सकती हूँ। मैं उस बंदे को जर्नलिज्म के रूल्स उस बंदे को डिफाइन नहीं करेंगे कि वो क्या कहता है, ये उसकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सच बोले। लेकिन अगर कहीं कोई कमी बेशी होती है मेरी इंटेग्रिटी पे या बात होती है, तो मुझे आपका जुडिशरी एक अम्ब्रेला देगी जहां पे मेरी सेफ गार्ड होगी, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, जैसे यूएस में होता है, कनाडा में होता है, स्कैंडिनेविया में होता है, हर जगह पे होता है। ठीक। मेरे राइट्स सपोर्ट करेगी। लेकिन हमारी जुडिशरी का क्या हुआ? हमें तो ये नहीं पता कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे कि नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे। हाँ, वो एक कंफ्यूजन का एलिमेंट जरूर बरकरार है। ये आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया आसमा, इसके लिए हमारे पास बाजवा साहब हैं। बाजवा साहब, एक तो इनकी इस क्यूरी का जवाब, और सेकेंडली लास्टली हम आपसे बहुत क्विकली ये जानना चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से क्या कहेंगे। जो उस वक्त रूलिंग उन्होंने दी और ऑपोजिशन ये समझती रही कि अब इस पर आर्टिकल 6 लग जाना चाहिए, फिर आर्टिकल 6 की अपनी कॉम्प्लिकेशन, तो जरा क्विकली एंड शॉर्टली हमें बता दीजिएगा। नहीं, जो डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग थी वो उस वक्त बनती नहीं। कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी थी, कानून के मुताबिक वो ये रूलिंग नहीं दे सकते थे। अब क्योंकि उस पे हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आ चुका है उस रूलिंग के ऊपर, इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो है पाबंद है। तो वो कानून के मुताबिक उन्हें रूलिंग देनी चाहिए थी। जो रूलिंग दी थी उस पे उनको कंसेंट लेनी चाहिए थी पहले हाउस से, जो उन्होंने नहीं ली थी, जिसकी वजह से वो उस रूलिंग को फिर सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया। लिहाजा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग्स होती हैं वो कानून का एक हिस्सा होता है। कानून का हिस्सा बनाने के लिए जरूरी होता है कि वो कानून के मुताबिक हो। जो गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से कोई रूलिंग होगी तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जारी करने पे हक रखती है। तो मैं समझता हूँ कासिम सूरी साहब ने जल्दबाजी में वो रूलिंग दी थी। अच्छा, ठीक है, आप अग्री करते हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब, आपके वक्त का, आसमा वदूद साहिबा आपकी मौजूदगी का, आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें एक क्विकली वाइंड अप की कॉल आ रही है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया। लेकिन हमने बात की है 9 अप्रैल 2022 के हवाले से, जिसके जरिए हमने देखा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने किसके ऊपर ऐसी कोई भी चीज़, अपना कोई भी एहतजाज, अपनी कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कराई, उठाई नहीं है। और इससे ये समझ में आता है कि उस वक्त के जो स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद थे कि साजिश की एक बू आ रही है, साजिश के तहत ऐसा हुआ है, और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने इस बात को एडमिट किया कि इसमें कोई बैरूनी साजिश नहीं थी। खान साहब तो कुछ कहते रह गए ना, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, इसके अंदर कोई बैरूनी साजिश शामिल नहीं थी। जो एक पॉइंट इसके अंदर ऐड करने की कोशिश की जा रही थी वो ज्यादा वैलिडेट होकर उस तरह से आगे फ्लरिश नहीं हुआ। शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।